समर्थ परिवार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो बच्चों सॉलिड स्टेट का सेकंड जो हमारा लेक्चर है उसमें हम बात करेंगे कुछ मूलभूत परिभाषा है, बेसिक डेफिनेशन। उसके बाद में हमें देखना है कि जो यूनिट सेल है वो 2D और 3D में कैसी होंगी, 7 टाइप ऑफ क्रिस्टल सिस्टम, और हम देखेंगे बच्चों यहाँ पे साथ में क्या 14 टाइप ऑफ ब्रेविस लेटिस कौन कौन सी होंगी, क्या क्या बात है, सारे उसके पैरामीटर, ये सब बात आज के लेक्चर में हमें डिस्कस करनी है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं बच्चों क्या, सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे जो आपका लेटेस्ट कुछ डेफिनेशन हमें देखनी है, कुछ टर्म्स हमें देखनी है बच्चों। तो पहली टर्म या फिर डेफिनेशन हमने लिख रखी है लेटेस्ट पॉइंट। हिंदी में इसको क्या कहेंगे बच्चों, जालक बिंदु। क्या कहा जाता है इसको हिंदी में, जालक बिंदु। तो देखो जब बात 3D की अगर हम करें, अगर मान लीजिएगा हम 3D की बात करना चाहें कोई भी सॉलिड की, तो उसके जो अवयवी कण होंगे बच्चों, उसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे, उनको वो 3D में प्रेजेंट होंगे कि नहीं होंगे बच्चों। कैसे, एक एग्जांपल से देख लो। मान लीजिएगा आपके पास क्या डायमंड है, क्या बच्चों आपके पास डायमंड है, उसके बावजूद भी आप पढ़ रहे हो बच्चों। तो देखो ये क्या है, कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है, दुनिया भर के कार्बन एटम्स उसमें प्रेजेंट होते हैं। अब हमने देखा कि 3D में जो कार्बन एटम जिस जगह पे प्रेजेंट है, कहां पे प्रेजेंट है बच्चों, कहीं ना कहीं तो प्रेजेंट होगा ना, ऊपर नीचे दाएं बाएं आजू बाजू कहीं तो होगा ही बच्चों। तो ये जो कार्बन एटम जिस जगह पे प्रेजेंट है उस जगह को क्या कहा गया बच्चों, लेटिस पॉइंट कहा गया है। उसे क्या कहा गया बच्चों, लेटिस पॉइंट कहा गया। सिमिलरली अगर हम बात करें NaCl की, तो साहब NaCl तो एक आयनिक कंपाउंड है, आयनिक सॉलिड है। अब NaCl में क्या होगा, NaCl जो है उसमें क्या होगा बच्चों, Na+ और Cl- है, कहीं ना कहीं तो प्रेजेंट होंगे ना 3D में। तो ये भी जिस पॉइंट पे प्रेजेंट होंगे, मतलब NaCl में जो Na+ और Cl- जिस पॉइंट पे प्रेजेंट होंगे वो भी क्या होता है बच्चों, लेटिस पॉइंट ही कहा जाता है। अब अगर हम बात करें मॉलिक्यूलर सॉलिड की, आणविक ठोस की बात करें बच्चों, हम अगर बात करें शुष्क बर्फ की, हम बात करें ड्राई आइस की, शुष्क बर्फ या फिर क्या बच्चों ड्राई आइस। तो भाई ड्राई आइस जो होता है उसमें क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल होंगे बच्चों। अब ये जो CO2 वाले मॉलिक्यूल है इनके बीच में भी फोर्स होगा, और ये क्या है, किसी न किसी पॉइंट पे सॉलिड को बनाने के लिए मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है। तो कहने का मतलब है कि वो पॉइंट से जहां पे एटम या फिर आयन या फिर मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है उसी का नाम क्या हो गया बच्चों, लेटिस पॉइंट हो गया। यहां पे इसकी परिभाषा लिख रखी है, इन 3D स्ट्रक्चर ऑफ क्रिस्टल द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। अब देखो ये एटम भी हो सकते हैं, डायमंड में क्या है, कार्बन एटम है, नमक में क्या बच्चों Na+ और Cl- है, या फिर ये मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं। ये जिस जगह पे प्रेजेंट है उसे वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चों, लेटिस पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है बच्चों। इसके बाद में देखते हैं बच्चों नेक्स्ट डेफिनेशन। नेक्स्ट डेफिनेशन क्या बच्चों, वो आपके ये इसका 3D डायग्राम देख लो उससे पहले कि भाई 3D में क्या है, हर कहीं पे प्रेजेंट है, ऊपर नीचे दाएं बाएं आपके कुछ पॉइंट्स है जहां पे एटम हो सकते हैं, आयन हो सकते हैं, और वहां पे मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं। अगर हम इनको लाइन स्केच करके मिलाएं, क्या करें बच्चों, यहाँ पे अगर हम इनको लाइन स्केच करके मिला दें तो एक जाल बन गया बच्चों। इसे क्या कहा गया बच्चों, इसे कहा गया बच्चों 3D लेटिस या स्पेस लेटिस, या इसको क्रिस्टल लेटिस भी कह दिया जाता है। क्रिस्टल जालक इसको कह दिया जाता है कि ये क्या बना रहा है, जाल बना रहा है। लाइन स्केच कोई नेचर तो करती नहीं है कि भाई डायमंड है उसमें लाइन खींच रखी है नेचर ने, ऐसा नहीं है। ये सिर्फ एक्सप्लेनेशन के लिए यहाँ पे लाइन स्केच करके एक और परिभाषा बना ली, एक और जो है डेफिनेशन यहाँ पे बना दी गई है, और उसका नाम है बच्चों क्या, स्पेस लेटिस या क्रिस्टल लेटिस। कि भाई लेटिस पॉइंट जहां पे प्रेजेंट है उनको अगर हम लाइन स्केच करके मिलाएं तो क्या हो गया बच्चों, वो बन गया स्पेस लेटिस। तो इसकी डेफिनेशन आप देख लो। अब बात है कि ये जो अगर हम बात करें इसमें कि जो 3D लेटिस है ये हमें पता कैसे चलेगा भाई, ये तो है नहीं कि जो नमक का डब्बा उसमें हमने गौर से देखा, बैटरी जला के देख लिया तो हमें उसकी स्ट्रक्चर दिख गई, ऐसा तो है नहीं बच्चों। इसके लिए क्या होगा, कोई साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट होगा ना बच्चों, ठीक है ना। तो उसके लिए होता है बच्चों XRD, ठीक है ना। ये क्या है बच्चों, XRD, एक्सरे डिफ्रेक्शन से हम यहाँ पे पता करते हैं, ठीक है ना। आप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में जाएंगे पढ़ने के लिए तो वहां पे लेबोरेटरी में XRD आपको जरूर मिल जाएगा, ठीक है। तो XRD का आपको मैं एक प्रैक्टिकल एग्जांपल बता देता हूं। जैसे हम गोल्ड की टेस्टिंग कराते हैं कि भाई 24 कैरेट गोल्ड है, 22 कैरेट गोल्ड है, या कैरेट है ही नहीं उसमें तो खाली मिलावट है, तो ना वो कैसे पता चलता है बच्चों, XRD करते हैं, ठीक है ना। अपन बोलते हैं ना कि जांच करा के लाओ सोने की,
कितना कैरेट है, तो वहां पे क्या होगा, एक्स रे डालते हैं। वो एक्स रे है जो आपका हाथ वगैरह टूटने पे काम में ली जाती है कि भाई काफ फ्रैक्चर है, वो एक्स रे यहाँ पे काम में लेते हैं। ये क्या है, ये क्या है, एक्स रे डिफ्रेक्शन टेक्नोलॉजी है, इसको इंस्ट्रूमेंट कहा जाता है। इसके बाद में बच्चों आगे बढ़ते हैं थोड़ा, ठीक है ना। इसके बाद में बात करते हैं साहब यूनिट सेल इन 2D। अब 2D में आपको देखना यूनिट सेल, तो वो तो बाद की बात है। बच्चे कहेंगे साहब यूनिट सेल की परिभाषा तो बता दो। तो देखो यूनिट सेल क्या होगा बच्चों, आप लोगों ने अगर कभी बायोलॉजी पढ़ी हो, साइंस पढ़ी हो, तो वहां पे आपने बायोलॉजिकल सेल पढ़ी होगी, ठीक है ना। जैसे आपने पढ़ा होगा न्यूरॉन क्या है, कि नर्व सेल है, और उसका अगर रिपीटेशन होगा, जो बायोलॉजिकल सेल का रिपीटेशन होगा, तो कंप्लीट टिश्यू का फॉर्मेशन हो जाता है। उसी तरह बच्चों आपको देखना है कि वो छोटी से छोटी यूनिट जो क्या हो, स्ट्रक्चरल यूनिट हो, वो क्या करे, इस किसी सॉलिड की सारी प्रॉपर्टी डिनोट कर सके, और अगर आप उसका बार बार रिपीटेशन करो तो क्या हो, कंप्लीट क्रिस्टल बन जाए, कंप्लीट सॉलिड बन जाए, उसे यूनिट सेल कहा जाता है। इसकी परिभाषा आगे वाली स्लाइड में मैं आपको लिख के बता दूंगा। एक बार 2D में आप बात कर लो, इसको समझ लो। तो देखो 2D में क्या बात है, सीधी सी बात है, 2 डायमेंशन है, लंबाई और क्या बच्चों, वहां पे आपको देखना है, वहां पे क्या होगा, एरिया होगा, लंबाई गुना चौड़ाई होगा ना बच्चों, यहाँ पे लेंथ इंटू क्या होगा बच्चों, विड्थ होगा, तो ही तो क्या होगा 2D बनेगा ना बच्चों। तो देखो एक मैथमेटिक्स का एक 9th 10th या 8th क्लास का आप क्वेश्चन कह सकते हो इसको। क्या क्वेश्चन है बच्चों, कि आपको जो है यहाँ पे पॉइंट्स बना के दे रखे, और कोई आपको ये कह दे कि आप जो है इन पॉइंट्स को मिलाओ। कई बच्चे तो क्लासरूम में पीछे बैठे बैठे ऐसे पॉइंट्स बना के लाइन स्केच करके गेम भी खेलते रहते हैं। तो देखो क्या होगा बच्चों, अगर मैं आपको कहूं कि साहब इन पॉइंट्स को मिलाना है और ये बताना है कि वहां पे कितने कॉम्बिनेशन पॉसिबल हैं, ठीक है ना, कितने एरिया होंगे, तो देखो इसको अगर हम मैच करें, और उनका क्या होना चाहिए, कोई लेंथ और एंगल का मेजर भी होना चाहिए, ऐसा नहीं कि कुछ भी बना दिया। तो आपने कहना एक ट्राइंगल बन गया बच्चों, ठीक है ना। तो ये क्या है, ट्राइंगल जो एक 2D यूनिट सेल कहा जा सकता है। अगर आप इन पॉइंट्स को आपस में लाइन स्केच करके मिलाएंगे तो कितने प्रकार की 2D यूनिट सेल पॉसिबल है, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा बच्चों। यहां पे जो ना 5 टाइप ऑफ यूनिट सेल होनी चाहिए। तो 2D के बाद में बात करते हैं बच्चों 3D की, क्यों, क्योंकि साहब हमें तो 3D स्ट्रक्चर पढ़नी है ना। तो चलते हैं फिर 3D यूनिट सेल में। 3D में क्या होगा बच्चों, देखो लेंथ इंटू विड्थ तो पहले ही हो गया, लंबाई गुना चौड़ाई तो हो गया बच्चों। यहां पे हमें हाइट की बात और करनी पड़ेगी। मतलब पहले तो 2 एक्सिस देखी, 3D में कितनी एक्सिस देखेंगे बच्चों, हमें 3 एक्सिस देखेंगे, ठीक है साहब। 3 एक्सिस कौन सी, वो एक्स वाई जेड, ये क्या है एक्स एक्सिस, ये बच्चों वाई एक्सिस, और ये क्या है जेड एक्सिस है। अब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई देखनी है हमें, ठीक है ना। तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई को हम क्या कहेंगे बच्चों, एक्सियल डिस्टेंस कहेंगे। क्या कहेंगे बच्चों, एक्सियल डिस्टेंस। कुल मिला के क्या बात है, एक्सियल डिस्टेंस। कि अगर आपको 3D में अगर कोई यूनिट सेल को डिफाइन करना है तो आप क्या करोगे, आप 2 चीजें बताओगे कि भाई उसकी लंबाई कितनी है, ऊंचाई कितनी है, और उसकी चौड़ाई कितनी है। मींस इसे क्या कह दिया बच्चों, एक्सियल डिस्टेंस कह दिया। एक्स एक्सिस के अलोंग यहां पे इसको ए से डिनोट किया गया है, वाई के अलोंग इसको आप बी से डिनोट कर दो, और जेड एक्सिस के अलोंग आप इसको सी से डिनोट कर सकते हो। तो पहली तो होगी बच्चों एक्सियल डिस्टेंस। दूसरा बच्चों क्या, इंटर एक्सियल एंगल। क्या बच्चों, कि 2 एक्सिस है, 2 अक्षों के मध्य का कोण इंटर एक्सियल एंगल। इंटर एक्सियल एंगल क्या मतलब इन दोनों बातों का, आप यहां पे एक यूनिट सेल से समझिएगा। मान लीजिएगा बच्चों मैं यहां पे ड्रॉ कर रहा हूं एक क्यूब। क्या कर रहा हूं, एक क्यूब बना रहा हूं। अगर हम देखें इस क्यूब के लिए, ये एक्स एक्सिस होगी बच्चों, ये वाई एक्सिस, और ये क्या है जेड एक्सिस। एक्स वाई और जेड ये तीनों यहां पे हो गई, ठीक है ना। इसको ऊपर वाले को थोड़ा सा इरेज कर देते हैं, ठीक है ना, वरना एक्स से एक्स मिल जाएगी और थोड़ी गड़बड़ हो जाएगी। चलो चलेगा बच्चों। तो आपने देखना है कि देखो अगर हम क्यूब के लिए बात करें, मैंने जब क्यूब ही बोल दिया, जब मैंने घन बोल दिया, तो आपके दिमाग में एक बात तो क्लियर है बच्चों कि भाई अगर घन या क्यूब है तो जितनी लंबाई है उतनी क्या बच्चों, जितनी लेंथ है लंबाई है उतनी चौड़ाई है, और उतनी क्या उसकी ऊंचाई। मीन्स ये हर बच्चे को पता है, बच्चे को पता है कि क्यूब में क्या होगा, क्यूब वो होगा जिसमें लेंथ विड्थ और हाइट क्या है बराबर है। यहां पे क्या बोल दिया, एक्सियल डिस्टेंस बोल दिया। किसे डिनोट कर दिया, ए बी और सी से। ये ए हो गया, ये बी हो गया, और ये क्या हो गया बच्चों सी। तो एक्सियल डिस्टेंस हमने क्यूब के लिए क्या बताई, बराबर है। हो सकता है कि जो है ना वो हेक्सागोन हो और कोई हो,
वो सब बातें करेंगे। 7 टाइप ऑफ क्रिस्टल सिस्टम हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, मगर यूनिट सेल जो है 3D में, उसके लिए हमें क्या देखना, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, मींस ए, बी और सी क्या कह दिया, एक्सियल डिस्टेंस। दूसरा होता है जब क्यूब है तो आपको देखना है क्यूब क्या होगा, सारे एंगल 90 डिग्री होंगे, और ये एंगल हम कौन से देखेंगे कि भैया ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री, और तीसरा एंगल भी क्या होगा इसमें 90 डिग्री ही होता है। अब इन एंगल्स को क्या कर दिया बच्चों, इन एंगल्स को यहां पे जो है क्या कह दिया बच्चों, क्योंकि एक्सिस के बीच में है तो इनको कह दिया साहब इंटर एक्सियल एंगल। तो और इनको बच्चों अल्फा, इसको बीटा से और इसको गामा से डिनोट कर दिया है। तो देखो कोई भी यूनिट सेल है उसमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई बराबर है, तीनों एंगल अगर इक्वल है तो क्या हो गया, क्यूब हो गया। ठीक है ना, ये बच्चों खाली मैथमेटिकल डेफिनेशन है, क्यूब की मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन है, और इसके अलावा कुछ भी नहीं है, मगर हमारे यहां पे यूज आता है तो हमने इसकी चर्चा कर ली। तो कोई भी यूनिट सेल अगर 3D में देखेंगे तो एक्सियल डिस्टेंस, दूसरा देखना साहब इंटर एक्सियल एंगल। इसके बाद में आगे बढ़ते थोड़ा सा, ठीक है ना, इनके और थोड़े फोटो वोटो देख लेते हैं। ठीक है ना बच्चों, तो देखो यहाँ पे मैंने परिभाषा लिख रखी है, इसकी डेफिनेशन लिख रखी है कि जो यूनिट सेल जो है उसको हम दो पैरामीटर उसके देखेंगे। एक तो क्या साहब एक्सियल डिस्टेंस, दूसरा हो गया बच्चों इंटर एक्सियल। यहाँ पे थोड़ा सुंदर लिख के आपको दिखा दिया, बात है वही है। इसके बाद में बच्चों आगे बढ़ते हैं, वो डायग्राम बना दिया, फोटो बना दी। इसके बाद में हम देखते हैं बच्चों कि यूनिट सेल की डेफिनेशन क्या है, परिभाषा क्या है। तो कई बच्चे जो है, जो बायोलॉजिकल सेल आपको इन्हें बताया कि देखो जो एक बायोलॉजिकल सेल है, जैसे मान लीजिएगा कोई बच्चा पार्ट टाइम नौकरी करने जाता होगा मिस्त्रियों के साथ, वो क्या करता है, एक ईंट, उसके बगल में दूसरी ईंट रखेगा, फिर उसके ऊपर इस तरह, मतलब यार बच्चों रिपीटेशन हो रहा है। जैसे बायोलॉजिकल सेल का रिपीटेशन हो रहा है, कंप्लीट टिश्यू का फॉर्मेशन हो रहा है, पूर्ण उत्तक का निर्माण हो रहा है। यहाँ पे क्या होगा, आइडेंटिकल यूनिट्स हैं। क्या बच्चों, आइडेंटिकल यूनिट्स हैं। जैसे सेल बायोलॉजी में आप लोगों ने कोशिका या सेल की परिभाषा पढ़ी होगी कि वो क्या है, एक स्मॉलेस्ट यूनिट है जो क्या है, फंक्शनल और स्ट्रक्चरल है। अब यहाँ पे फंक्शनिंग तो कुछ हो नहीं रही, तो इसे हम क्या कहेंगे, इसकी परिभाषा देख ही लेते हैं यार एक सेकंड में। वह छोटे से छोटी इकाई कि भाई कोई भी क्रिस्टल है, उसका चाहे आप 1 क्विंटल का टुकड़ा ले लो, चाहे 2 किलो का ले लो, उसका वो छोटे से छोटा भाग, वो स्मॉलेस्ट पार्ट जो उसकी क्या करे, सारी स्ट्रक्चर और उसकी जो प्रॉपर्टीज है उसको डिनोट कर दे। मींस इट्स द स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट विच शो द कंप्लीट ज्योमेट्री ऑफ क्रिस्टल। या एक और परिभाषा बता दी इसकी क्या, कि इसका अगर हम रिपीटेशन कराएं तो क्या बन जाए, कंप्लीट क्रिस्टल का फॉर्मेशन हो जाए। तो उसे हम क्या कहेंगे बच्चों, इकाई कोशिका, या फिर इसको यूनिट सेल कह दिया जाता है। तो हमने बच्चों 3-4 डेफिनेशन देख ली, यहाँ पे 3-4 परिभाषा देख ली। दोनों तीनों को इकट्ठा करके देख लो कि साहब ये क्या है, कि यूनिट सेल हो गई, ठीक है ना, और ये क्या है, यूनिट सेल। तो ये क्या है, यूनिट सेल, ठीक है ना। ये जो है ना थोड़ा हाईलाइट करके दिखा रखा है, मैं यहाँ पे इसमें बना भी देता हूं। ये देखो साहब, ये क्या है, यूनिट सेल हो गई, और इसका क्या रहा बच्चों, रिपीटेशन हो रहा है, बार बार क्या हो रहा है, रिपीटेशन हो रहा है। तो क्या बन गया साहब, क्रिस्टल लेटिस। और वो पॉइंट जहां पे कुछ ना कुछ प्रेजेंट है, चाहे वो एटम हो, चाहे वो आयन हो, चाहे वो मॉलिक्यूल ही क्यों ना हो, उसे क्या कह दिया बच्चों, लेटिस पॉइंट कह दिया। बहुत, मैं कह रहा हूं महासरल चीजें हैं, इसमें कोई माथाफोड़ी है ही नहीं बच्चों, ठीक है ना। तो बेसिक डेफिनेशन थी यूनिट सेल की, हमने बात कर ली। अब बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे। तो यूनिट सेल के टाइप्स भी हम पढ़ेंगे बच्चों इसी लेक्चर में, थोड़ा आगे चल के। अब थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है ना। ये लो साहब, अब आ गया 7 टाइप ऑफ क्रिस्टल सिस्टम। तो 7 टाइप ऑफ क्रिस्टल सिस्टम जो है उसकी हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो बच्चों हम लोगों ने अभी अभी बताया कि 3D में हमें देखना है, और क्या देखना बच्चों, 2 चीजें देखनी है। एक तो क्या बच्चों, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई। अगर मैं कह दूं कि लंबाई बराबर चौड़ाई बराबर ऊंचाई, मींस ABC बराबर है, A इक्वल्स टू B इक्वल्स टू C। और बच्चों जो एंगल है, जो अल्फा बीटा गामा है, वो है बच्चों 90 डिग्री। तो आप चिल्लाने लगोगे कि साहब ये तो क्यूब है, आप कहोगे ये तो घन है, ये तो क्यूब है। बिल्कुल क्यूब है बच्चों, और क्रिस्टल सिस्टम में तो क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम कह देंगे, ठीक है ना। डायग्राम आप इसका फोटो बना ही लो। ये तो आ गई साहब लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई बराबर, और एंगल भी क्या बच्चों इसके इक्वल हैं। ये क्या है, ABC इक्वल है, तो ये क्या बन गया, क्यूबिक क्रिस्टल कहा जाएगा, क्यूबिक क्रिस्टल हो जाएगा। अब क्या करें, इस क्यूब को अगर हम थोड़ा सा पिचका दे इसे, ठीक है ना बच्चों, तो ये क्या हो जाएगा, थोड़ा सा जो है इस तरह, इसका एक एंगल खराब हो गया बच्चों, मगर डब्बा तो वो का वही है ना बच्चों जिसको आपने पिचकाया है। तो मैं कहूंगा अब क्या है, A बराबर B बराबर C, मगर बच्चों अल्फा बराबर गामा, वो तो 90 डिग्री रह गए,
और एक एंगल जो इसका खराब हो गया वो क्या हो गया बच्चों, 90 डिग्री अब नहीं रहा। तो क्या हो गया बच्चों, एक और जो है क्रिस्टल सिस्टम यहां पे बन गया, एक और जो है क्या हो गया, क्रिस्टल बन गया, और इसको कहेंगे बच्चों क्या, इसको कहेंगे ट्राइगोनल। एक ट्राइक्लिनिक भी होता है, उसकी भी बात करेंगे बच्चों। ये क्या हो गया, ट्राइगोनल हो गया बच्चों, 3 कूट का हो गया, ठीक है ना, क्या हो गया, ट्राइगोनल क्रिस्टल सिस्टम। अब अगर हम क्या करें तो देखो, पहला हो गया क्यूबिक, दूसरा हो गया ट्राइगोनल। इससे बच्चों क्वेश्चन पूछता है, कैसे पूछेगा कि फॉर विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग ए इज इक्वल्स टू बी इज इक्वल्स टू सी। वो कहेगा कि ए इज इक्वल्स टू बी इज इक्वल्स टू सी किसके लिए है, आपको ऑप्शन दे देगा, उसमें एंगल की बात नहीं करेगा बच्चों, वो कहेगा क्यूब एंड ट्राइगोनल। तो आपको ये बता देना कि कौन से जो क्रिस्टल सिस्टम है उनके लिए एबीसी बराबर है। तो बच्चों इन दोनों के लिए क्या है, एबीसी बराबर होता है। हाँ, एंगल इसमें दोनों में बराबर नहीं है, मगर दोनों कंबाइन करके आपको क्वेश्चन नहीं पूछेगा। चलो अब बढ़ते हैं आगे। अब आपने कहा ठीक है साहब, ये तो क्या था, अपना क्यूब था, हमने क्या किया, इसको थोड़ा पिचका दिया, फिर इसका एक एंगल खराब कर दिया, क्या हो गया, ट्राइगोनल बन गया। अब अगर आप इसको इलोंगेट कर दो, क्या करो इसको, अगर आप इलोंगेट कर दो, आप इसकी एक आर्म जो है उसको क्या करो, बड़ा कर दो, ठीक है बच्चों। अगर आप इसकी एक आर्म को बड़ा कर दोगे तो क्या होगा बच्चों, जो 2 आर्म थी मींस ये वाली और ये वाली तो पहले भी बराबर थी और अब भी बराबर है, तो बच्चों इसमें ए और बी तो बराबर है, मगर इसकी एक आर्म जो क्या होगी, इलोंगेट हो गई, वो क्या है, इक्वल नहीं रहेगी। मगर बच्चों अल्फा बीटा और गामा तो अभी भी क्या है, 90 डिग्री ही है। इसको क्या कहा गया बच्चों, इसको कहा गया टेट्रागोनल। क्या कहा गया इसको, टेट्रागोनल। इसको हिंदी में कहा जाता है बच्चों चतुष्फलकी। तो देखो हमने क्या किया, क्यूब से क्या बनाया, ट्राइगोनल, क्यूब से क्या बनाया बच्चों, टेट्रागोनल। कितने टाइप के क्रिस्टल सिस्टम हो गए, 3 टाइप के। क्या ध्यान रखना, अल्फा बीटा गामा और बच्चों एंगल। अब अगर आपको ये पूछ लेता कि अल्फा बीटा गामा तीनों ही जो है 90 डिग्री किसके है, तो इन दोनों के हो गए ना बच्चों। इसमें एक और जो है ना बोर्ड वगैरह में पूछा हुआ है, सीबीएसई बोर्ड वगैरह में, कि जो है ना मोस्ट सिमेट्रिक यूनिट सेल। तो मोस्ट सिमेट्रिक यूनिट सेल वो होगी बच्चों जिसमें अल्फा बीटा गामा बराबर है और एबीसी भी बराबर है, और वो क्या बच्चों, आप खुद ही बताना कमेंट करके। तो इसके बाद में अगर हम आगे बढ़े, 3 तो ये हो गए बच्चों। इसके बाद में देखते हैं हम 4th क्रिस्टल सिस्टम। और 4th क्रिस्टल सिस्टम जो है उसमें क्या बात है, उसके लिए हम एक प्रैक्टिकल लाइफ का एग्जांपल देखते हैं। तो बच्चों क्या एग्जांपल, ये आपके बन गया एक मैच बॉक्स। मैच बॉक्स तो बच्चों हर एक बच्चे ने देखा होगा जीवन में। ये क्या बच्चों, एक मैच बॉक्स है, ठीक है ना। अब इस मैच बॉक्स में अगर आप देखो, ये मैं इधर और ड्रॉ कर देता हूं, अगर आप इसमें देखोगे बच्चों तो इसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर नहीं है। क्या नहीं इसमें बराबर है, इसमें भैया लंबाई चौड़ाई ऊंचाई कोई सी भी बराबर नहीं है। अगर आपको ये मैच बॉक्स नहीं देखा हुआ तो आप घर पे देख लो, अभी आपको तुरंत समझ में आ जाएगा बच्चों, ठीक है ना। हमने कहा कि इसकी ये जो तीनों ही लेंथ क्या बच्चों, ए बी सी इक्वल है, न तो ए इज इक्वल्स टू बी इज नॉट इक्वल्स टू सी। मगर बच्चों इसके जो तीनों एंगल है, अल्फा इज इक्वल्स टू बीटा इज इक्वल्स टू गामा, और तीनों ही क्या बच्चों 90 डिग्री है। नई माचिस है बच्चों, लैंप वाली घर पे लेके आए मान लो, तो उसका तीनों एंगल क्या हो गया बच्चों, 90 डिग्री हो गए। तो इसे हम क्या कहेंगे बच्चों, दिस वन इज द ऑर्थोरोम्बिक। क्या कहेंगे बच्चों इसको, ऑर्थोरोम्बिक कहा जाएगा। ये क्या हो गया बच्चों, ऑर्थोरोम्बिक हो गया। तो जिसमें तीनों जो है एबीसी तो बराबर नहीं है बच्चों, मगर इसमें क्या है कि आपका जो अल्फा बीटा और गामा है वो तीनों ही क्या है, 90 डिग्री है। तो बच्चे कौन सा हो गया, 4th क्रिस्टल सिस्टम हो गया। कौन सा हो गया बच्चे, ऑर्थोरोम्बिक। अब अगर आप क्या करो, इसका एक एंगल खराब कर दो। कैसे, इसको बच्चों 3D में देख लेते हैं, ठीक है ना, क्योंकि जो है ना एग्जैक्ट डायग्राम जो है ना ड्रॉ करना जो है ना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो मैं आपको ये बता देता हूं। मान लीजिएगा आपकी जेब में मैच बॉक्स है और आप पूजा पाठ करने गए और ना वो क्या होगी, एक साइड से पिचक गई, ठीक है बच्चों। ये देखिएगा ये आपका आ गया क्यूबिक, ये जो ना 3D भी इसके देख लो यार, रोम्बोइडल है, इसको ट्राइगोनल कह दिया, ठीक है ना। आपको देखना है टेट्रागोनल, ये थोड़े अच्छे डायग्राम बना रखे हैं यहाँ पे, टेट्रागोनल आ गया। अब आ गया बच्चों ऑर्थोरोम्बिक, ठीक है ना। तो ये जो बुक्स वाला डायग्राम है वो मैंने उठा रखा है, तो इसमें इतना क्लियरली पता नहीं चलता है कि ये मैच बॉक्स है क्या है, वैसा ही लगता है बच्चों को दिखने में, क्यूब जैसा ही लगता है। तो ये इसको मैंने थोड़ा अच्छे से बना के बता दिया। चलो साहब, अब इससे बन गया मोनोक्लिनिक। मैंने कहा कि साहब अगर मैच बॉक्स का एक एंगल खराब हो गया तो देखो एबीसी तो पहले भी बराबर नहीं थी और एबीसी तो अब भी बराबर है नहीं है। एक साइड से आपने देखना वो पिचक गया, एक एंगल इसका खराब हो रहा है, मींस बीटा जो है 90 डिग्री नहीं है। और अगर मान लो
लैंप की नई माचिस आप जेब में डाल के सो गए तो सारे एंगल खराब हो गए ना बच्चों। मतलब क्या बच्चों, यहां पे बन जाएगा एक और, वो होगा बच्चों ट्राई क्लिनिक। एबीसी तो पहले भी बराबर नहीं थी, अब बच्चों आपको देखना है यहां पे क्या होगा, ट्राई क्लिनिक में एंगल भी क्या बच्चों बराबर नहीं है, इक्वल नहीं है। तो ये जो ट्राई क्लिनिक है इसको भी बहुत पूछता है। क्या पूछता है? मोस्ट अनसिमेट्रिक। क्या हो गया बच्चों? या तो मोस्ट अनसिमेट्रिक, दिस वन इज द मोस्ट अनसिमेट्रिक। सबसे ज्यादा अनसिमेट्रिक कौन सा है? ट्राई क्लिनिक होता है, पूछा हुआ क्वेश्चन है। मोस्ट सिमेट्रिक, मोस्ट अनसिमेट्रिक बड़े आसान क्वेश्चन है, ध्यान रखना, ठीक है ना। इसके बाद में बच्चों कितने हो गए? देखो 3 तो हो गए क्यूब के साथ, क्यूबिक, उसके बाद में ट्राइगोनल या रोम्बोइड्रल, ठीक है ना, और आपके हो गए टेट्रागोनल। इसके बाद में यहां पे हम पूछे तो ये क्या आ गया? ऑर्थोरोम्बिक आ गया। ऑर्थोरोम्बिक से मोनोक्लिनिक है ट्राइक्लिनिक, ठीक है ना। ट्राइगोनल ट्राइक्लिनिक, ध्यान रखना, दोनों कंफ्यूज मत हो जाना। इसके बाद में लास्ट बताया बच्चों, और वो क्या है? वो है बच्चों हेक्सागोनल, ठीक है ना। लास्ट आपका है बच्चों हेक्सागोनल क्रिस्टल सिस्टम। तो देखो हेक्सागोन आपने देखना है, हेक्सागोन में क्या बच्चों, दो आर्म्स तो इक्वल है बच्चों, ए और बी, मगर सी इक्वल नहीं है। और यहां पे क्या है, दो एंगल तो बच्चों 90 डिग्री हो गए, मगर एक एंगल क्या इसका 120 डिग्री होगा। कौन से वाला? ये वाला, ये ना हेक्सागोन। तो इसका ये वाला एंगल क्या बच्चों? 120 डिग्री, ठीक है ना। और ये वाले जो होंगे ना एकदम, ये वाले, ये क्या बच्चों एकदम परफेक्टली 90 डिग्री है, दो एंगल। तो कुल मिला के क्या है बच्चों 7 क्रिस्टल सिस्टम। इसमें से क्वेश्चन आपके पूछ सकता है सीयूईटी एग्जाम में। क्या क्वेश्चन पूछेगा? आपको क्वेश्चन पूछेगा बच्चों की जो ना एबीसी किन किन के लिए बराबर है, विच वन इज द मोस्ट सिमेट्रिक, विच वन इज लिस्ट सिमेट्रिक या मोस्ट अनसिमेट्रिक, या पूछेगा एबीसी किस में बराबर है, या कहेगा ए इज इक्वल्स टू बी बट नॉट इक्वल्स टू सी। तो इस तरह के आपको क्वेश्चन पूछे बच्चों तो आप उनको कर सकते हो, ऐसे इसमें क्वेश्चन बनेंगे। तो साहब ये तो हो गए 7 टाइप ऑफ क्रिस्टल सिस्टम। अब हमें देखना हो तो 14 टाइप ऑफ ब्रेविस लैटिस। तो जो क्रिस्टल सिस्टम है इसमें और क्या कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, मतलब पॉइंट और कहां कहां हो सकते हैं? फेस के सेंटर पे हो सकता है, बॉडी के सेंटर पे हो सकता है, कहां हो सकता है? तो 14 टाइप ऑफ ब्रेविस लैटिस पढ़ने से पहले हमें देखना है क्या? हमें देखना है बच्चों क्लासिफिकेशन ऑफ यूनिट सेल। तो जो यूनिट सेल है बच्चों उसको 2 कैटेगरी में क्लासिफाई किया गया है। पहला तो भाई सिंपल यूनिट सेल, या इसको क्या कहा गया बच्चों? और प्रीमिटिव। क्या कहा गया बच्चों? इसको कहा गया बच्चों प्रीमिटिव यूनिट सेल। और दूसरा बच्चों सेंटर्ड यूनिट सेल, केंद्रित। कौन सी है बच्चों? सेंटर्ड यूनिट सेल। तो बच्चों प्रीमिटिव या सिंपल जो है ना, इसमें क्या होगा कि केवल और केवल 8 कॉर्नर्स पे क्या होंगे? एटम्स प्रेजेंट होंगे, आयंस प्रेजेंट होंगे, मॉलिक्यूल प्रेजेंट होंगे। जो भी उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स या है वो सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर्स पे प्रेजेंट होंगे साहब। तो इसका क्या नाम हो गया? इसका नाम हो गया प्रीमिटिव या सिंपल सरल इकाई कोशिका। क्या कहा इसको? सिंपल यूनिट सेल, सरल इकाई कोशिका कह दिया है, ठीक है ना। तो इसमें 8 कॉर्नर्स पे क्या है? कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स या पार्टिकल्स प्रेजेंट है साहब, ठीक है। अब सेंटर कौन कौन से हैं देख लो। पहला बच्चों बॉडी सेंटर। कौन सा है साहब? बॉडी सेंटर। अब बॉडी सेंटर में क्या होगा? बॉडी सेंटर में होना क्या है? ये बच्चों बीसी होगी, मतलब बॉडी सेंटर। तो ये तो आ गया साहब आपका क्या? ये आ गया डब्बा, ठीक है ना। तो देखो इसमें क्या होगा? बॉडी सेंटर में along with 8 corners the constituent atom और particle will also present at the center of, कहां पे प्रेजेंट होगा? इसके बॉडी के सेंटर पे, सेंटर ऑफ बॉडी। तो साहब ये 8 तो हो गए कॉर्नर। क्या हो गए साहब? इसमें आगे 8 कॉर्नर्स और एक आगे इसका बॉडी का सेंटर। तो 8 तो आगे इसके क्या? कॉर्नर, किनारे आगे बच्चों, कई लोग किनारे लगा भी देते हैं ना। एक आ गया बच्चों क्या? काय का केंद्र, बॉडी सेंटर। तो इन जगह पे अगर कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स या पार्टिकल्स प्रेजेंट, नाम हो गया काय केंद्रित इकाई कोशिका। चलो इसके बाद में दूसरा हम देखते हैं बच्चों फेस सेंटर। क्या देखेंगे? फेस, भाई सेंटर्ड है, कोई सा भी सेंटर हो चाहे। इसके बाद में दूसरा बच्चों फेस सेंटर। फेस सेंटर्ड में क्या है यार? फेस के सेंटर हो जाएंगे। अब फेस कितनी है? मैं यहाँ पे इसको इरेज कर रहा हूं, ये शायद आप लोगों को समझ में आई होगी थोड़ी बहुत बात, तो इतनी माथाफोड़ी कर रहे हैं। तो बच्चों फेस सेंटर्ड में क्या होगा? देख ही लेते हैं यार कि साहब ये तो है कोई यूनिट सेल, एक इकाई कोशिका मैंने बनाई है बच्चों। तो देखो 8 के 8 कॉर्नर्स पे तो हिसाब ही है। तो साहब ये तो हो गए 8 कॉर्नर्स। ये लो बच्चों क्या हो गए? इसके 8 कॉर्नर्स, ओके। अब 8 कॉर्नर्स के अलावा यहां पे क्या है बच्चों? नाम ही देख लो ना, फेस सेंटर्ड, नाम से पता चल रहा है। इसके फेस देखो आप,
ठीक है ना। तो ये क्या है, ऊपर वाली फेस, इसका केंद्र आ गया बच्चों, इसका क्या हो गया, केंद्र बिंदु हो गया, इस पे कोई ना कोई एटम प्रेजेंट है। नीचे देख लो आप, नीचे वाली फेस के सेंटर पे भी है, ये जो है लेफ्ट फेस के सेंटर पे भी है और राइट फेस के सेंटर पे भी है, सामने वाली फेस के सेंटर पे भी है, पीछे वाली फेस के भी सेंटर पे प्रेजेंट है। मतलब बच्चों 8 तो हो गए कॉर्नर, 8 हो गए कोने, प्लस क्या हो गया बच्चों 6 फेस सेंटर। कई बार ऐसे भी पूछ लेता है कि कितने पॉइंट्स पर वहां पे जो है एटम्स प्रेजेंट है, या ये पूछा जाता है बच्चों क्वेश्चन की जो है ना इसमें कितने लेटिस पॉइंट है। तो बच्चों आपको जोड़ बाकी तो आता ही होगा, तो कितने हो गए बच्चों 14 लेटिस पॉइंट्स है, मगर 14 एटम्स है जरूरी नहीं है। कैसे एटम्स की कैलकुलेशन करेंगे, एटम्स की कैलकुलेशन भी हम सीख लेंगे, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम। तो क्या हो गया बच्चों, प्रीमिटिव पढ़ लिया, बॉडी सेंटर हो गया, ये क्या बच्चों फेस सेंटर। इसके बाद में क्या आएगा बच्चों, फेस सेंटर के बाद में, इसके बाद में आएगा बच्चों एंड सेंटर, ठीक है ना। ये तो था फेस सेंटर, उसके बाद में आएगा बच्चों एंड सेंटर, इसके बाद में बच्चों एंड सेंटर्ड, या इसको और क्या कहा जाता है बच्चों, ये इसको कहते हैं एंड फेस सेंटर्ड। इसमें क्या प्रोग्राम वो भी देख लेते हैं कि साहब ये तो एक यूनिट सेल, क्या एक यूनिट सेल आपने ड्रॉ कर ली है। तो 8 के 8 कोने तो पक्के ही हैं, तो ये लो साहब 8 तो हो गए कॉर्नर। ये बड़ी आसान बात है, आप लोगों ने 12th में अभी रिसेंटली पढ़ा है, तो कोई बहुत ज्यादा डिफिकल्टी वाली चीज नहीं है, मगर हम तो इसलिए पढ़ा रहे कि भाई कोई खत्म सिंह से खत्म सिंह बच्चा भी पढ़े, उसको भी हर चीज समझ में आ जाए। तो इसमें 8 तो हो गए कॉर्नर, और क्या देखना, एंड फेस सेंटर्ड। कोई भी दो अपोजिट फेस के सेंटर पे अगर क्या हो, एटम्स अगर प्रेजेंट हो, तो क्या होगा बच्चों, इस टाइप की जो यूनिट सेल होगी उसको कहेंगे बच्चों एंड सेंटर्ड या एंड फेस सेंटर्ड कहा जाएगा। मतलब ये है कि ये जो है ना टाइप्स ऑफ यूनिट सेल है, सिंपल और सेंटर्ड। इसके बाद में मैं देखना बच्चों 14 टाइप ऑफ ब्रेविस लेटिस, तो उसका तो मैंने थोड़ा अच्छा डायग्राम बना रखा है बच्चों ये, ठीक है ना, पहले से बनाया डायग्राम लाए रेडीमेड, आप उसको देख लो, बात देखते ही समझ में आ जाएगी, ठीक है ना। तो क्लासिफिकेशन ऑफ यूनिट सेल, अरे वो तो गए आगे चल, ठीक है ना। प्रीमिटिव हो गया, सेंटर्ड हो गया, थोड़े अच्छे अच्छे लेटर्स में लिख रखा है बच्चों, राइटिंग तो मेरी अच्छी है नहीं, तो आप इसको एक बार पीडीएफ दे देंगे इसके ना, पढ़ते रहना घर पे बैठे बैठे, ठीक है, चलेगा। तो साहब ये तो क्या आपकी जो क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम है, हमने कहा 14 टाइप ऑफ ब्रेविस लेटिस वहां पे प्रेजेंट होती है। तो जो आपका क्यूबिक है, क्यूबिक में क्या होगा बच्चों 3 हो गई है, ठीक है ना। ये क्या है, सिंपल क्यूबिक, फेस सेंटर्ड क्यूबिक, और क्या बच्चों बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, क्या होगा लेटिस उसमें प्रेजेंट होगा। उसके बाद देखो बच्चों यहाँ पे अगला देखते हैं हम, ठीक है ना, कौन सा खुलता है। इसके बाद में क्या बच्चों ऑर्थोरोम्बिक। ऑर्थोरोम्बिक एक ऐसा क्रिस्टल सिस्टम है जिसमें ऑल 4 टाइप ऑफ, जिसमें क्या होगा 4 के 4 प्रकार की आपकी क्या होंगी, ये लेटिस प्रेजेंट होंगी। कौन सा, सिंपल तो ये सही बच्चों, आपको देखना बॉडी सेंटर्ड हो गया, फेस सेंटर्ड हो गया, एक हो गया बच्चों इसमें एंड सेंटर्ड। एंड सेंटर्ड भी कहां प्रेजेंट होगा बच्चों, ध्यान रखना ये बात, एंड सेंटर होगा आपके ऑर्थोरोम्बिक में, ऑर्थोरोम्बिक में प्रेजेंट होगा साहब। अब अगला कौन सा बच्चों, अगला और देख लेते हैं, ये आ गया आपको रोम्बोहेड्रल, ठीक है ना। रोम्बोहेड्रल बच्चों क्या है, इसको कहेंगे ट्राइगोनल। किससे बना था ये बना था साहब क्यूब से। ट्राइगोनल में केवल और केवल सिंपल क्या होगी, लेटिस होगी, मतलब प्रीमिटिव होगा किसमें, रोम्बोहेड्रल या ट्राइगोनल में। इसके बाद हम देखते हैं बच्चों नेक्स्ट कौन सा है, टेट्रा। आपका टेट्रागोनल है, तो टेट्रागोनल में क्या होगा, एक तो सिंपल होगा और क्या होगा इसमें बॉडी सेंटर्ड क्या होगा, लेटिस प्रेजेंट होगा। इसके बाद में कौन कौन से बच गए बच्चों, आपका मोनोक्लिनिक बच गया। मोनोक्लिनिक में एक बात ध्यान रखना बच्चों, इसमें एक तो सिंपल है और एक होगा क्या, बेस सेंटर्ड या एंड फेस सेंटर्ड। अब ट्राइक्लिनिक में एक बच गया और एक आपका आ गया बच्चों हेक्सागोनल में। तो कुल मिला के अगर आपको काउंटिंग आती हो तो आप इनको काउंट कर लो बच्चों। 14 टाइप्स ऑफ क्या होगी, ब्रेविस लेटिस हो गई। इसके बाद में बढ़ते थोड़ा सा आगे, मतलब ये जो है ना इसमें एक तो क्वेश्चन ये पूछ लेगा कि जो है ना एंड सेंटर किस किस में मिलती है, सिंपल क्यूब के कितने जो है ना लेटिस सिंपल जो क्रिस्टल आपका सॉरी जो क्यूबिक क्रिस्टल है उसमें जो है कितने टाइप की लेटिस मिल रही है ये पूछ लेगा। एंड सेंटर कहाँ पे है, मोनोक्लिनिक में, तो उसमें क्या पूछेगा, नंबर पूछेगा, और इसीलिए मैंने यहाँ पे स्लाइड रखी है, बात आपको बताइए। अब दूसरा बच्चों इसका अच्छा क्वेश्चन आएगा तो उसमें पूछेगा एग्जाम्पल कि साहब कौन सा तो क्रिस्टल सिस्टम, कौन कौन सी उसमें यूनिट सेल और कौन सा उसके एग्जाम्पल है। तो एग्जाम्पल्स देखो बच्चों ध्यान रखना, आप कुछ एग्जाम्पल्स तो हमारी जो ना डिटेल में भी दे रखी है उनको पढ़ना है, मगर जैसे कुछ ना आपको पूछ लिया सल्फर,
तो सल्फर के तो मोनोक्लिनिक सल्फर, और आपको देखना बच्चों रोम्बिक सल्फर, नाम से पता चल गया ना। तो आपको ये सब एग्जाम्पल सुनाई भी आपको ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट इनसे क्वेश्चन पूछेगा। तो सब क्वेश्चन आगे कितने टाइप के, इसमें एक तो आपको ये पूछ लेगा ब्रेविस लेटिस कौन से हैं, इंटरसेप्ट या एक्सियल डिस्टेंस पूछ लेगा आपको बच्चों, इसमें जो है ना क्रिस्टल क्या बोलते हैं इसको, इंटरएक्सियल क्या बोलते हैं इसको, क्रिस्टल एंगल, या फिर इसको हमने कहा था बच्चों क्या बोला था कि जो एक्सिस है उनके बीच का एंगल, इंटरएक्सियल एंगल हमने कहा था। अब देखो एग्जांपल्स आप ध्यान रखना बच्चों, जैसे NaCl है, ये आपके डिटेल में दे रखा है, ZnSi दे रखा है, कॉपर मेटल दे रखा है, ऑर्थोरोम्बिक के कौन से एग्जांपल है, रोम्बिक सल्फर, KNO3, बेरियम सल्फेट, ये देखो बच्चों बेरियम सल्फेट, ये आ गया कैल्शियम सल्फेट, पूछे एग्जांपल से, ये आपका वाइटिन आ गया बच्चों, ठीक है ना। आपको देखना कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है ना, तो ये नाम लिख देगा सिनेबार, बोरिक एसिड H3BO3, ये बच्चों वो क्वेश्चन है जिनको मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, वो पूछे गए। तो कुल मिला के आज के लेक्चर में हमने डिस्कशन किया, आज की जो क्लास हमने क्या देखा बच्चों, कुछ बेसिक डेफिनेशन देख ली, उसके बाद में हम लोगों ने जो है यूनिट सेल देख ली, 2D में देख ली, 3D में देख ली। उसके बाद में हमने क्या देखा कि जो 7 टाइप ऑफ क्रिस्टल सिस्टम है उसमें क्या आपको पूछेगा, एक्सियल डिस्टेंस और जो है इंटरएक्सियल एंगल जो है किस तरह पूछे जाएंगे, किस तरह उसके जो है ना आपसे MCQ पूछेगा, उसके कौन से एग्जाम्पल है, 14 टाइप ऑफ ब्रेविस लेटिस क्या होती है। तो आई थिंक आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन, और जो है ना अपने चैनल को आप वो करो सब्सक्राइब करो, अगर ढंका लगे तो उसको लाइक करो, कोई टेलीग्राम चैनल ही ज्वाइन कर लो यार, उस पर कोई नोट्स वगैरह मिल जाएंगे, कोई PDF पर कोई क्वेश्चन, सारी चीजें आपको वहां पे अवेलेबल हो जाएंगी। तो अगेन थैंक यू गाइस।